हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो बहुत ही भारी मन से वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें अब दिमाग में इकट्ठा हो चुकी है। और क्योंकि मैंने उन चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करी और सोचा कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम और जुड़े हुए हैं इस कमीशन से, उनको ये सारी बातें पता होना चाहिए। क्योंकि जो लड़ाई है ना, वो शुरू हो चुकी है। और जो लड़ाई हम अब लड़ने जा रहे हैं ना, उसको हमको अंततः जीतना ही है। लेकिन जीतना है तो हमारी कंडीशंस क्या होना चाहिए और किन किन चीज़ों को पे हमको काम करना है, हमारे डिमांड्स क्या होना चाहिए, हमको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ, तीन चीज़ें जो रिसेंटली अभी हमारे सामने हैं। उन चीज़ों को आप समझ लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। टीचर्स का भी है और आपका भी है, सबका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे लास्ट में नॉर्मलाइजेशन स्कैम, जो कि एक नई चीज़ पैदा की एसएससी ने, जो कभी होती नहीं थी, उसके बारे में बात करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले दो चीज़ें आप देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, कोरोना जब आया, लॉकडाउन हुआ, तो लगभग पूरी दुनिया बंद थी, है ना। पूरी दुनिया चार दीवारों में बंद हो गई। कोई भी काम नहीं हुआ, किसी का भी कोई काम नहीं चल रहा था, कोई एग्जाम नहीं हो रही थी। जितने स्टूडेंट्स जो कि बड़े शहरों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, वो अपने अपने घरों की तरफ आ चुके थे। और लगभग पढ़ाई के नाम पे भी किसी की पढ़ाई नहीं हुई है और ना ही कोई एग्जाम हुई है। अब आपको आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में लगभग जितनी भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, मोस्टली सबने ही कहीं ना कहीं अपने स्तर पर रिलैक्सेशन दिया है। किसी ने अपनी मर्जी से दे दिया और किसी से छीन के लेना पड़ा, मांगना पड़ा। सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी एजेंसी है यूपीएससी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, एक संवैधानिक संस्था है, उसने भी उन सभी बच्चों को जिनका साल 2020 में लास्ट अटेम्प्ट था, या फिर वो सारे बच्चे जिनका साल 2020 में एज लिमिट खत्म हो रही थी, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स को यूपीएससी ने 2021 वाली एग्जाम में एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने का डिसीजन ले लिया है। ठीक है। मतलब कि वो सब बच्चे जो कि 2020 में बाहर आखिरी अटेम्प्ट दे रहे थे और जो कि तैयारी नहीं कर पाए, किसी कारणवश नहीं कर पाए, है ना, तो उन सबको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। एक्स्ट्रा मतलब एज लिमिट नहीं बढ़ाई और ना ही कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाए, बट इस चीज को कंसिडर किया है कि एज एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन एक ही महान कमीशन है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसने उल्टा किया। मतलब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना तो दूर की बात है, एग्जाम जो चल रही थी वो डिले हो गई। वो डिले होने की वजह से वो सारे बच्चे जो कि 2020 वाली एग्जाम, जो एसएससी सीजीएल 2020 या एसएससी सीएचएसएल 2020, इस एग्जाम में जिनका आखिरी अटेम्प्ट था या फिर उनकी एज खत्म हो रही थी, वो सारे बच्चे आखिरी बार अटेम्प्ट दे ही नहीं पाए। जो सीजीएल में क्या होता है ना, बहुत कम से स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार में क्लियर कर लें, क्योंकि एग्जाम को समझने में समय लगता है। एक आध साल तो एग्जाम के पैटर्न को, प्रोसेस को समझने में लग जाता है। तो वो स्टूडेंट जो 2-3 साल से, कई समय से तैयारी कर रहे थे, वो आखिरी अटेम्प्ट दे ही नहीं पाए। तो अगर आप सिंपल भाषा में कहें कि एज लिमिट जनरल कैटेगरी की अगर 30 ईयर्स है, तो वो 30 ईयर्स नहीं, वो 29 ईयर्स ही रह गई। और इसका संज्ञान हमने, इसका ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, लेकिन एसएससी ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। जबकि इनको बिना कैंपेन चलाए खुद से ये काम कर लेना चाहिए था कि क्योंकि एक ऐसी ये प्राकृतिक आपदा आई थी जिससे पूरी दुनिया परेशान हुई, तो हमको भी ये बच्चों को रिलैक्सेशन देना चाहिए था। लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है। और ये बहुत बड़ा नुकसान केवल यहीं पर नहीं है, ये हर किसी के साथ ये होने वाला है। आप अगर अभी तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आपकी 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपके 2 अटेम्प्ट बचे हैं। एक्चुअल में आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, बिकॉज जो एग्जाम चल रही है ना, वो ऑलरेडी 1.5 साल डिले चल रही है। अभी रिसेंटली क्या आया, एसएससी सीजीएल 2019 का टीयर 2 का रिजल्ट आया है, ठीक है। लेकिन आया कब, फरवरी 2021 में। और ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये है आपका टीयर 2 का। इसके बाद कॉपियां चेक होंगी, फिर टीयर 3 का आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद बहुत लंबा समय। और आपकी ये मान के चलो, जो ज्वाइनिंग आपकी आएगी वो 2022 में आएगी। ठीक है। तो ये तो स्थिति है कि एग्जाम जिस साल होना चाहिए उससे 3 साल, 1.5 साल, 2 साल डिले चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हमें इस चीज को भी इंश्योर करवाना है। जब हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जब आगे बढ़ेंगे, तो हमको इस चीज को इंश्योर करवाना है कि किसी भी कीमत पे एज लिमिट आपकी बढ़ाई जाना चाहिए। मतलब जो भी आपकी एज लिमिट है उसमें 2 साल बढ़ना चाहिए हर किसी के लिए, ताकि वो बच्चे जिनका नुकसान 2020 में हो चुका है, उनको आप 2020 वाली एग्जाम तो नहीं दे सकते, लेकिन 21 वाली दे सकते हैं, तो उनको वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये हमें रिक्वायरमेंट, और हमारी जेन्युइन से रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। एग्जाम जो एसएससी की है वो ऑलरेडी 1.5 साल डिले चल रही है, तो स्टूडेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है, पूरी गलती एसएससी की है। ठीक है। ये एक पहली हमारा रिक्वायरमेंट होना चाहिए और आपको इस चीज को समझना जरूरी है।
दूसरी चीज है, हुआ क्या, एसएससी ने जब नोटिफिकेशन निकाला इस साल, तो उन्होंने ये लिखा है कि दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर एग्जाम्स, जो कि सीजीएल क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, सीजीएल मतलब ये तो आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, लेकिन उसकी जो डेट है जहां से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री काउंट हो रही है, मतलब कि वो डेट जिस दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑन रिकॉर्ड, वो डेट क्या रखी, 1 जनवरी 2021। अब इस डेट को यहां रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो 2020 में फाइनल ईयर में एंटर हुआ, मान लीजिए अप्रैल में या जून में, उसकी एग्जाम होते होते वो मार्च अप्रैल चला जाएगा 2021 का, तो मार्च अप्रैल में उसका रिजल्ट आएगा और डिग्री आती है, तो 2000 जनवरी में वो 1 जनवरी को डिग्री कैसे शो करेगा। तो वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी फाइनल ईयर में हैं वो तो एग्जाम में दे ही सकते हैं, तो मतलब क्या निकला। तो ये बहुत बड़ी इशू है। होता क्या है ना, आप ग्रेजुएट जब हो जाते हो ना, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके ऊपर जवाबदारी आ जाती है, और उसके बाद में ना बैठ करके सिर्फ पढ़ाई करना ये बहुत मुश्किल होता है। उस मेंटल स्टेटस को मैं समझ सकता हूँ, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक लड़का, एक लड़की किस किस मानसिकता से गुजरते हैं इस समय, क्योंकि आपके ऊपर जवाबदारियां होती है कमाने की, है ना, अपनी लिविंग, आपके लिए खर्च, जो भी आपका खर्च है, जैसा भी आपकी जरूरत है उसको पूरा करने की, तो वो ना करके आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत भारी होता है। और उसी प्रेशर में आपको पढ़ाई भी अच्छी करना, परफॉर्म भी करना, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो ये जो सिचुएशन है, इसके लिए एसएससी को करना ये चाहिए था कि आप सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप जिस दिन एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आता है उसी दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये एक फेयर डिमांड होती है, और इसके लिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती, वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी मान लीजिए सेकेंड ईयर क्लियर कर रहे हैं, थर्ड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, तो वो थर्ड ईयर करते करते एसएससी की तैयारी कर सकते थे, उनको इसका एडवांटेज मिलता, और उन पर वो प्रेशर भी नहीं आता कि आप ग्रेजुएशन पहले करो, फिर 1 साल 1.5 साल खाली बैठो घर में और एग्जाम की तैयारी करो। क्योंकि आप जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आप कॉलेज में साल भर पढ़ाई नहीं होती है, सबको पता है, एंड मोमेंट पे ही पढ़ाई होती है, तो साथ साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर पाना पॉसिबल है, ठीक है। पर एसएससी ने ऐसा नहीं किया, जबकि ये होना चाहिए। तो हमारी ये डिमांड ये भी होना चाहिए कि जो आपकी डेट ऑफ रिकनिंग है, मतलब कि जो डेट मांगी जा रही है डिग्री की, ग्रेजुएशन की, जो एसएससी ये मांगता है कि आपकी 1 जनवरी 2021 को जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो 1 जनवरी 2021 नहीं होना चाहिए, उस एग्जाम की जो फाइनल रिजल्ट आएगा जिस तारीख को, उस तारीख होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये हमें समझ के चलना है कि ये डिमांड भी हमारी होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई 2 चीजें। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये नॉर्मलाइजेशन स्कैम निकल के आया है ना, स्कैम ही है। इसको आप कोई नॉर्मल मिस्टेक नहीं बोल सकते, इसको आप स्कैम ही बोलोगे, क्योंकि कोई भी इतने बड़े स्तर पे कोई एजेंसी काम करती है, उसका काम एग्जाम कंडक्ट करवाने का है, तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती है कि 15 तारीख को एक पेपर का एक लेवल है, 16 तारीख को पेपर का एक लेवल है, लेकिन वही एग्जाम जब 18 को हो रही है तो एकदम ईजी लेवल है। मतलब 19 और 20 का अगर अंतर होता तो समझ में भी आता है, 19 और 1900 का जो अंतर होता है ना, वो जमीन और आसमान का अंतर होता है। और यही एक कारण है इनकी बेवकूफ़ी का, जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बच्चों को। वो स्टूडेंट्स जो बहुत ही शायद शार्प होंगे, जिनने बहुत मेहनत की होगी, बहुत ही एफर्ट लगाया होगा, लेकिन उनकी मेहनत पूरी तरह से कचरा हो गई, पानी हो गई। क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी आ गया, कोई अंतर नहीं रहा उस स्टूडेंट में जो कि बहुत कम पढ़ाई करके आया था और वो जो बहुत ज्यादा मेहनत करके आया था। क्योंकि पेपर बहुत ईजी है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी है, तो किसी के लिए भी स्कोर करना आसान हो जाता है, ठीक है। इसको मैं स्कैम ही कहूंगा, बिकॉज होता क्या है ना, केवल एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, हर बार वही चीजें रिपीट होती चली जा रही है। और मैं देख रहा हूं जैसे कई लोग ट्विटर पे हम ट्रेंड कर रहे हैं, जो भी हम हैशटैग चला रहे हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिस कर रहे हैं। जो डीओपीटी मिनिस्टर है, डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का वो रिजिग्नेशन हमें मांगना चाहिए। हमारी डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड यही होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो ये लोकतंत्र है ना, हम लोकशाही में जीते हैं, और लोकशाही में क्या होता है ना, हम अपने जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं संसद में, विधानसभा में, और इनका काम होता है कि वो नौकरशाही से काम करवाए। एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो नौकरशाही है। जो चेयरमैन है एसएससी के, वो आईएएस ऑफिसर हैं। अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनसे काम करवाने की जवाबदारी मिनिस्टर की होती है, जनप्रतिनिधि की होती है। लेकिन होता क्या है ना, ये जो मिनिस्टर हैं, डीओपीटी मिनिस्टर, इनका जो रिकॉर्ड है, प्रीवियस रिकॉर्ड, जो मैं कई बार देख चुका हूं, करते कुछ नहीं है। अगर आप इनको बहुत सारा टैग करोगे अपने ट्वीट्स में, तो ये बच्चों को ही ब्लॉक कर देते हैं। वो ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर देंगे ताकि ये खुद इनको बार बार आप टैग ना कर पाए। ये तो इनकी जवाबदारी है अपने ही देश के नागरिकों के प्रति, अपने ही मतदाताओं के प्रति। तो सबसे बड़ी समस्या यही है ना, ये व्यक्ति है। तो हमारी डिमांड में ये भी होना चाहिए कि हमको डीओपीटी मिनिस्टर चाहिए ही नहीं ऐसा जो कि हमारे ग्रीवेंस को एड्रेस नहीं कर पाए। आज देखिए इस देश की विडंबना कि यहाँ पर
हो क्या रहा है, बच्चे अपनी समस्याएं ट्विटर पे वो डालते हैं और ट्विटर के माध्यम से पूरी दुनिया को और सरकार को पता चल रहा है। जबकि ये समस्याएं तो सरकार को सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, वो आपके कंट्रोल में है। आपको तो सबसे पहले पता चलना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। और कितनी मजेदार बात है, ये एग्जिस्टिंग कमीशन, मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में कि कितना पुराना कमीशन है ये। 1975 में इसका सेटअप किया गया था, 45 साल पुराना कमीशन है। और इस कमीशन के अंदर आप रिफॉर्म नहीं ला पा रहे, और आप सीईटी की बात कर रहे हो। आप ये बात कर रहे हो कि हम सीईटी के एग्जाम सितंबर 2021 से कंडक्ट करवाना चालू कर देंगे। ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर आपके पास में, ना आपके पास में कोई मशीनरी है, ना आपने ये बताया कि ये एनआरए जो है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इनके चेयरमैन कौन है, इसकी कमेटी में कौन है, इनके बोर्ड मेंबर्स कौन है, इनकी वेबसाइट क्या है, ये क्या काम करेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात यही नहीं पता कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स बच्चे आज फेस कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी की बात करो, रेलवे एग्जाम्स की बात करो, वो आपको जब पता ही नहीं है तो उस प्रॉब्लम को उठा करके आप सीईटी को में डालोगे कैसे। एक एनआरए जो आप नया बना रहे हो, उस नए को आप कैसे तैयार करोगे जब आपको पुराने वाले की प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है। तो सबसे बड़ी इशू यही है ना कि बहुत हद तक अब ऐसा लगता है कि केवल बातें दिख रही है, बातें होती हुई दिख रही है, और सोल्यूशन कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमारी जो डिमांड है ना, उसमें टॉप डिमांड हमारी यही होना चाहिए कि सबसे पहले ऐसा मिनिस्टर, ऐसा जनप्रतिनिधि हमें चाहिए ही नहीं जो हमारी बात सुनता नहीं हो और हमारी बात को, अब हमारी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकालता हो। क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना और उससे काम करवा पाना। और चलाने वाले कोई छोटे मोटे कर्मचारी नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है एसएससी का चेयरमैन। और हालत यह है कि एक साल में एक ऐसा कैलेंडर नहीं बता पाते हैं कि एक कैलेंडर है और साल भर ऐसी एग्जाम होगी। हर साल हर 2-3 महीने में रिवाइज्ड कैलेंडर आता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी। अगर आप इतने भी सक्षम नहीं हो, आप मंत्रालय संभाल रहे हो इतना बड़ा, और आप इतने ही सक्षम नहीं हो कि इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को आप कंट्रोल कर सको या फेयर एग्जाम करवा सको, तो आपको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको इस पद को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आपको सीखना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से, जिन्होंने एक ट्रेन की दुर्घटना हुई और रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। तो ये तो आपके ऊपर भी लागू होना चाहिए, तभी तो हम एक अच्छा लोकतंत्र, अच्छा देश बना पाएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल्स तो ऊपर से नीचे चलना चाहिए। तो ये हमारी प्रायोरिटी होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। डीओपीटी मिनिस्टर जो है उनका रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि ऐसे मिनिस्टर जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते, उनको पोजीशन पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और एक ना, इन सब चीजों में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर देते हैं, देखो आप खुद सोच के देखो, एग्जाम 6 महीना डिले होती है, किसका नुकसान हुआ? बच्चों का। जो लड़का जो लड़की तैयारी कर रही है उसका नुकसान हुआ ना। 50,000 महीना जो कमाता, आज जो कमाना शुरू करता 6 महीने बाद कमाएगा। तो फाइनेंशियली लॉस किसका हुआ? सीनियोरिटी का लॉस किसका हुआ? हर चीज का लॉस हुआ स्टूडेंट का। गलती किसकी? कमीशन की। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम बनाया? ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है, एक स्टूडेंट का एक दिन भी लॉस होता है, उसकी सैलरी का, उसके टाइम का, तो जो जिम्मेदार है उसकी सैलरी कटना चाहिए, उसके ऊपर एक फाइन लगना चाहिए, पेनल्टी लगना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? तो एक सिस्टम ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि अगर कमीशन ने कैलेंडर डिक्लेयर किया है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम नहीं होती है, एग्जाम 6 महीना डिले हो गई, तो 6 महीने डिले हुई है, तो प्रतिदिन या प्रति वीक या प्रति महीना एसएससी चेयरमैन की सैलरी में से फाइन कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? ये भी समझने वाली बात है। और पता है, डिमांड बहुत ही स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है ना, आप ट्विटर पे ट्रेंड करवाते रहो, कुछ समय ट्रेंड होता है, फिर वो चीज पुरानी हो जाती है और वापस से वैसी चीजें चलने शुरू हो जाती है। जब तक कि कुछ बड़ी घटना नहीं होगी इस देश में, तब तक सिस्टम हिलेगा नहीं। और बड़ी घटना कैसे होती है? जब तक किसी का मंत्रालय, किसी का मंत्री पद ना चले जाए, जब तक कोई घर ना बैठेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी डिमांड ये होना चाहिए, और कोई हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई ऐसा लड़ाई थोड़ी है किसी मंत्री से या किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से। हम यही कह रहे हैं कि एक एग्जाम अपन कंडक्ट करा रहे हैं, ये अपने ही बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनका समय क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ये युवा है देश का, ये एक एनर्जी है, ये पावर है। हम इनके समय को ऐसा कचरा समझते हैं कि बड़े आराम से हम 2 साल एग्जाम डिले कर रहे हैं। और किस मेंटल स्ट्रेस में बच्चा जीता है, कैसे वो पढ़ाई करता होगा, इसकी कल्पना कोई कर सकता है? ये केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने एग्जाम्स की तैयारी की होगी या क्लियर की होगी। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड है बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड होना चाहिए कि डीओपीटी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना ही चाहिए। क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो सक्षम नहीं है एसएससी को कंट्रोल करके चलाने में और एसएससी की ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करवाने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें मैंने आपको बताई, इसको ध्यान रखना, कोशिश करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो लोगों को। और अब समय आ चुका है लड़ाई
को ताकत से लड़ने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं ला पाए तो फिर ये चीजें वापस से वैसी हो जाएंगी, समय निकल जाएगा और होगा कुछ नहीं, वापस से चीजें नई नई आती चली जाएगी। पहले एक स्कैम होता था एसएससी में, एग्जाम्स में चीटिंग होती थी बहुत ज्यादा, दिल्ली के अंदर कोई चीटिंग कर रहा है, भोपाल में होती थी, लखनऊ में होती थी, जयपुर में, है ना, वो आता था। फिर नई नई चीज आ गई, एग्जाम डिले होना शुरू हो गई है, एग्जाम आज होनी थी वो 3 महीने बाद हो रही है, फिर 6 महीने बाद हो रही है। अब ये नया प्रकार का स्कैम आया है, नॉर्मलाइजेशन स्कैम, जहां पर एक टैलेंटेड, एक जो स्टूडेंट जो कि डिजर्व करता है एक पोजीशन को, उसको कैसे बाहर कर दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो गलत हुए हैं, लेकिन एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि आप एग्जैक्टली जो बच्चा डिजर्व करता है वही अंदर आए। ठीक है, तो ये एक नया प्रकार का स्कैम है, नॉर्मलाइजेशन स्कैम, और हमें इसको बर्दाश्त नहीं करना है, इसीलिए लड़ाई ताकत से लड़ना है। ठीक है, तो मैं आपका साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा, और जब भी आपको लड़ाई की जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा। लेकिन लड़ना आपको है, टीचर्स एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन जो यूथ है ना, आपकी जो नंबर्स हैं वो ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, शेयर करो लोगों को।